हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर की। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे देश की 45% लेबर फोर्स एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। इसका मतलब ये कि एग्रीकल्चर हमारे देश का सिंगल लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हमारे देश के जीडीपी में सिर्फ 17% है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर का ग्रोथ हमारे देश की 45% पॉपुलेशन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। और इसीलिए अगर हमारे देश में पॉवर्टी को ख़त्म करना है और एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है तो हमारे देश की इकोनॉमी में एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे देश में हम लोग इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर ध्यान देना चाहते हैं तो हमें हमारे देश के एग्रीकल्चर ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान देना होगा। इनफैक्ट वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से किसी भी देश में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ किसी भी दूसरे सेक्टर की ग्रोथ की अपेक्षा 2 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है। और वो इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चरल ग्रोथ की वजह से फार्मर्स की इनकम तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है और फूड प्राइसेस भी रिड्यूस होते हैं। अब अगर हम लोग हमारे देश की सिचुएशन देखें तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ही बुरे हालत में था और हमारे देश में एक्यूट फूड शॉर्टेज थी। और इसका मेन रीज़न ये था कि उस समय हमारे देश के फार्मर्स जो कि प्राइमरीली टेनेंट कल्टीवेटर्स और लैंडलेस लेबर्स हुआ करते थे, उनकी खुद की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और वो इसलिए क्योंकि उस समय हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत सारे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हुआ करते थे। जो फार्मर्स थे वो दूसरों की लैंड पर काम करते थे। जिस लैंड को वो कल्टीवेट करते थे उस लैंड के ओनरशिप राइट उनके पास नहीं होते थे। लैंडलॉर्ड्स उनसे बहुत ज़्यादा रेंट वसूलते थे और उन्हें कभी भी उनकी लैंड से एविक्ट कर दिया जाता था और इस पूरे प्रोसेस में उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ऐसे में हमारे देश की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी थी। तो जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश की सरकार ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया कि एग्जिस्टिंग फ्यूडल लैंड टेन्योर सिस्टम और इनइक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से हमारे देश की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो हो गई है। और इसी के चलते हमारे देश की सरकार ने फूड ग्रेन प्रोडक्शन को स्केल अप करने के लिए लैंड रिफॉर्म्स की शुरुआत की। तो चलिए समझते हैं कि हमारे देश की सरकार ने 1947 से लेकर 1991 के बीच किस किस तरह के लैंड रिफॉर्म्स किए। हम इन सभी लैंड रिफॉर्म्स को डिटेल में कवर करेंगे और शुरुआत करेंगे एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज से। तो देखो, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हुए ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में ज़मींदारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम और रेयतवारी सिस्टम्स को इम्प्लीमेंट किया था। और इन तीनों ही सिस्टम्स में इंटरमीडियरीज बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे और हमारे देश के कल्टीवेटर्स को एक्सप्लॉइट करते थे। तो आज़ादी के बाद हमारी सरकार ने सबसे पहली चीज़ यही करने की सोची कि इन इंटरमीडियरीज को पूरी तरह से अबॉलिश कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए इससे रिलेटेड लैंड रिफॉर्म लॉज 1951 से ही स्टेट लेवल पर इनेक्ट करने शुरू कर दिए गए। तो ये तो बात हुई एबॉलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज की। चलिए अब बात करते हैं टेनेंसी रिफॉर्म्स की। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्रिटिश रूल के दौरान हमारे देश के टेनेंट्स 3 मेजर प्रॉब्लम से जूझ रहे थे: हाई रेंट्स, फ्रीक्वेंट एविक्शन एंड नो ओनरशिप राइट्स। तो जैसे ही हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारे देश की सरकार ने टेनेंट्स की इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए 3 इंटरकनेक्टेड पॉलिसी एक्शंस लिए। पहला एक्शन था रेगुलेशन ऑफ रेंट से रिलेटेड। टेनेंट्स के बर्डन को रिड्यूस करने के लिए और रेंट की लिमिट को रेगुलेट करने के लिए 1947 में ही लेजिस्लेशंस पास किए गए। और इसी के साथ साथ टेनेंट्स की दूसरी प्रॉब्लम फ्रीक्वेंट इविक्शन को सॉल्व करने के लिए टेन्योर की सिक्योरिटी से रिलेटेड भी लेजिस्लेशंस पास किए गए। इसके अलावा टेनेंट्स को ओनरशिप राइट्स देने के लिए टेनेंट्स को ये ऑप्शन दिया गया कि जिस लैंड को वो कल्टीवेट कर रहे हैं उस लैंड की ओनरशिप लेने के लिए वो गवर्नमेंट को एक फिक्स्ड अमाउंट या फिर वो अमाउंट इंस्टॉलमेंट में देकर उस लैंड की ओनरशिप ले सकते हैं। तो ये तो बात हो गई टेनेंसी रिफॉर्म्स की। चलिए अब बात करते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। तो बेसिकली एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने एक 3 डायमेंशनल पॉलिसी इनिशिएट की। सबसे पहला काम गवर्नमेंट ने ये किया कि लैंडलेस फार्मर्स को लैंड देने का काम किया। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट लैंड सीलिंग लॉज लेकर आई। यहाँ पर यह तय कर दिया गया कि कोई भी इंडिविजुअल या फैमिली इस लिमिट से ज़्यादा लैंड ऑन नहीं कर सकता। ऐसे में जिस किसी के पास भी उस लिमिट से ज़्यादा लैंड थी, उस सरप्लस लैंड को गवर्नमेंट कॉन्फिस्केट करती थी और लैंडलेस फार्मर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी। इसके अलावा एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज करने से रिलेटेड गवर्नमेंट ने जो दूसरा काम किया वो था लैंड कंसोलिडेशन। यहाँ पर गवर्नमेंट ने फार्मर्स को ये ऑप्शन दिया कि अगर आपकी लैंड अलग अलग जगह पर फ्रेगमेंटेड है तो आप गवर्नमेंट को ये सारी लैंड देकर उतनी ही बड़ी लैंड एज अ कंसोलिडेटेड होल्डिंग ले सकते हैं।
इसके अलावा एग्रीकल्चर को रीऑर्गेनाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी प्रमोट किया। यहाँ पर बेसिकली छोटे फार्मर्स को एंकरेज किया गया कि वो अपनी लैंड, रिसोर्सेज और लेबर को पूल कर सकते हैं और एक कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं और इस तरह इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा ले सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप कोऑपरेटिव फॉर्म कर लेते हैं तो अब आप जब सीड्स खरीदने जाएंगे तो बल्क में खरीदेंगे, फर्टिलाइज़र खरीदेंगे तो वो भी बल्क में खरीदेंगे और जब चीज़ें आप बल्क में खरीदते हैं तो वो चीज़ें आपको सस्ती मिलती हैं। इसके अलावा अगर आप इरिगेशन के लिए कुआं वगैरह बनाना चाहते हैं या कोई इस तरह का इंतज़ाम करते हैं तो सब लोग मिलकर बनाएंगे तो कम पैसा लगेगा और इसका फ़ायदा सबको मिलेगा। तो ये थे सरकार के वो लैंड रिफॉर्म जो सरकार ने 1947 से लेकर 1991 तक किए। लेकिन सरकार जिस तरह का रिजल्ट इन लैंड रिफॉर्म से एक्सपेक्ट कर रही थी वैसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट कहा जा सकता है कि ये लैंड रिफॉर्म्स पूरी तरह से फेल हो गए। चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये लैंड रिफॉर्म्स क्यों फेल हुए। सबसे पहले असेसमेंट करते हैं एबोलिशन ऑफ इंटरमीडियरीज का। तो देखो बात यह है कि इंटरमीडियरीज जैसे ज़मींदार तो एबोलिश हुए, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब कोई अपने आप को ज़मींदार नहीं कह सकता था, लेकिन क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लैंड एक स्टेट सब्जेक्ट है, इसीलिए हर एक स्टेट में जो लैंड रिफॉर्म लॉज इम्प्लीमेंट हुए वो अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट हुए। इसीलिए इन लॉज का जो इम्प्लीमेंटेशन था वो अनइवन था और कई सारी जगहों पर लैंडलॉर्ड्स ने इन लॉज के लूप होल्स को बहुत ही बुरी तरह से एक्सप्लॉइट किया और इसी के चलते इन लॉज के इम्प्लीमेंट हो जाने के बावजूद जो पुराने ज़मींदार थे उनके पास अभी भी बहुत बड़ी बड़ी लैंड्स बाकी थी। इसके बाद अगर हम लोग टेनेंसी रिफॉर्म्स की बात करें तो ज़्यादातर स्टेट्स में तो टेनेंसी रिफॉर्म्स बहुत ही पुअरली इन्फोर्स किए गए थे। इससे पहले कि टेनेंसी रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज इम्प्लीमेंट हो पाते, लैंडलॉर्ड्स ने टेनेंट्स को पहले ही भगा दिया और जब उनके पास टेनेंसी ही नहीं है तो ओनरशिप राइट के लिए वो क्लेम भी कैसे करें। और अगर हम लोग बात करें रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से रिलेटेड रिफॉर्म्स की तो इसे तो लार्ज स्केल पर इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम था। यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया और दूसरी चीज़ ये कि सरकार इस चीज़ को बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर भी नहीं पाई। तो इन्हीं कारणों की वजह से हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स पूरी तरह से फेल हो चुके थे और 1947 से ही भारत में जो एक्यूट फूड शॉर्टेज की समस्या थी वो अभी भी बनी हुई थी। अब अगर हम लोग 1947 से लेकर 1969 तक की टाइमलाइन को देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1962 में इंडिया चाइना वॉर हो गया, इसके बाद 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर हो गया और यही वो पीरियड था जब लगातार 2 साल तक ड्रॉट्स यानी सूखा भी पड़ा। तो बेसिकली ये जो पूरा पीरियड है इस दौरान भारत में बहुत ही बड़े लेवल पर फूड ग्रेन क्राइसिस थी और ऐसे में भारत की बढ़ती हुई पॉपुलेशन को खाना देने के लिए बाहर के देशों से फूड ग्रेन इंपोर्ट किया जा रहा था। इनफैक्ट 1956 में ही भारत को यूएसए का PL 480 यानी एग्रीमेंट ऑन पब्लिक लॉ को साइन करना पड़ा। ये बेसिकली यूएसए का एक एग्रीमेंट है जिसे साइन करने के बाद यूएसए गरीब देशों को कंसेशनल रेट्स पर फूड एड प्रोवाइड करता है। इस तरह की सिचुएशन में 1965 में इंडिया ने अपनी न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी के तहत HYV सीड्स और न्यू फार्म टेक्निक्स को अडॉप्ट किया और इसी के साथ शुरुआत हो गई भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन के शुरू होने के बाद भारत में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ गया और 1971 में ही ये सिचुएशन हो गई कि हमें बाहर से फूड ग्रेन इंपोर्ट्स करने की ज़रूरत ना के बराबर हो गई और इस तरह भारत बन गया सेल्फ सफिशिएंट। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन सिर्फ यहीं नहीं रुका, इसके बाद 1990 तक सिचुएशन ये थी कि भारत वर्ल्ड में एक लीडिंग फूड और एग्री एक्सपोर्टर बनकर उभरा। तो यहाँ पर अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और क्या है ये HYV सीड्स। तो बेसिकली HYV सीड्स का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ व्हीट सीड्स, जिसे US एग्री साइंटिस्ट नॉर्मन बोरलॉग ने मेक्सिको में 1940s और 1950s में डेवलप किया था और ऐसा दावा किया गया था कि ये HYV सीड्स ऑप्टिमल कंडीशंस में व्हीट प्रोडक्टिविटी को 2.5 टाइम्स कर सकती हैं। ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हो रही थी और इसी के चलते हर जगह ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई थी और इसीलिए नॉर्मन बोरलॉग को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। इनफैक्ट इंडिया ने भी HYV सीड्स को 1960s में इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था और इसी के साथ 1965 में इंडिया में न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी की शुरुआत हुई, जहाँ पर HYV सीड्स के साथ साथ न्यू फार्म टेक्निक्स को भी अपनाया गया। एक्चुअली ये जो HYV सीड्स हैं इनको यूज़ करने के लिए न्यू फार्म टेक्निक्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी था। इन न्यू फार्म टेक्निक्स के अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल इनपुट्स की ज़रूरत होती थी, जैसे कि फर्टिलाइज़र्स, पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स एक्सेट्रा। और इस तरह की फसलों के लिए बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत थी, इसीलिए भारत को ज़रूरत थी अपने इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्यूबवेल्स और कैनाल्स को बहुत ज़्यादा एक्सपेंड करने की।
तो हम कह सकते हैं कि जब 1965 में भारत ने न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी की शुरुआत की, तो इसी के साथ भारत में भी ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई। इसका मतलब ये कि अब हम लोग भारत में HYV सीड्स का इस्तेमाल कर रहे थे, और क्योंकि HYV सीड्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें न्यू फार्म टेक्निक्स का इस्तेमाल करना था, तो यहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स और कंट्रोल्ड इरिगेशन को भी इम्प्लीमेंट किया गया। और ऑब्वियस सी बात है कि इन सब चीज़ों को करने के लिए किसानों का खर्चा भी बढ़ रहा था, और अगर ज़्यादा पैदावार होगी तो किसानों को उसे स्टोर करने के लिए भी सुविधा चाहिए थी, और साथ ही साथ उसके डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग के लिए भी किसानों को एक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट की ज़रूरत थी। और न्यू एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजी 1965 के अंदर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया था। अब यहाँ पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारत में इन हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट सीड्स को इंट्रोड्यूस और एडप्ट कराने में MS स्वामीनाथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और इसीलिए डॉक्टर MS स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया माना जाता है। इन्होंने भारत में HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस कराने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। HYV सीड्स को किस तरह भारत में अडेप्ट किया जा सकता है और किस तरह फार्मर्स इसको यूज़ कर सकते हैं, इसकी अवेयरनेस फैलाने में भी इनका बहुत ही मेजर योगदान था। इसके अलावा इन्होंने लैब्स के अंदर इन HYV सीड्स को इम्प्रूव करने के ऊपर भी ध्यान दिया, और ऐसी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को डेवलप किया जो कि हमारे देश की कंडीशंस के लिए एप्ट थी। इस तरह की कुछ हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स जिसे इन्होंने डेवलप किया था, उनके नाम है कल्याण सोना और सोनालिका। तो अब तक के इस डिस्कशन के बेस पर आप ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया और HYV सीड्स की इस पूरी कहानी को समझ चुके हैं। बट यहाँ पर हमें ये बात भी समझनी चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन का सिर्फ पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं था, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी था। पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसकी वजह से भारत 1990 तक वर्ल्ड का एक लीडिंग फूड एंड एग्री एक्सपोर्टर बनकर उभरा। और अब हम लोग बात करेंगे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट की। इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, और शुरुआत करेंगे इंटरपर्सनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ से। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि हम लोग HYV सीड्स का इस्तेमाल करें, और बहुत सारे केमिकल इनपुट्स का भी, जैसे केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स एट्सेट्रा। और यहाँ पर कंट्रोल्ड इरिगेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। लेकिन इन सब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने के लिए पैसों की ज़रूरत थी, और उस समय भारत के ज़्यादातर फार्मर्स के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन सब चीज़ों के लिए पैसा खर्च कर सकें। तो जो लार्ज लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स थे वो तो इन रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए, लेकिन जो स्मॉल फार्मर्स थे वो इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाए, और इसीलिए वो ग्रीन रेवोल्यूशन से नहीं जुड़ पाए। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो लार्ज फार्मर्स थे वो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़े और उनका प्रोडक्शन बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा, जबकि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो इस रेस में बहुत ही पीछे रह गए। तो कहा जा सकता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे देश में इंटरपर्सनल लेवल पर भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी थी। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन का दूसरा नेगेटिव इम्पैक्ट था रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज से रिलेटेड। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए कंट्रोल्ड इरिगेशन की ज़रूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिन स्टेट्स में इरिगेशन फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बेहतर होगा, वो स्टेट्स ग्रीन रेवोल्यूशन का ज़्यादा बेहतर फ़ायदा उठा पाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ही कॉन्सेंट्रेट होकर रह गया, क्योंकि यहाँ पर ही इरिगेशन फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर था। और ऑब्वियस सी बात है कि जो स्टेट्स ग्रीन रेवोल्यूशन से बेनिफिट कर पा रहे थे वो बाकी स्टेट्स के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से प्रोग्रेस कर पा रहे थे, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे देश में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से रीजनल इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ तेज़ी से बढ़ने लगी। इसके अलावा ग्रीन रेवोल्यूशन का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करने की वजह से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सॉइल की फर्टिलिटी गिरने लगी, और क्योंकि HYV सीड्स के लिए बहुत ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत थी, इसीलिए जो भी एरियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ पाए वहाँ का वाटर टेबल भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुआ, और बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ होने की वजह से सॉयल, एयर और वाटर भी पॉल्यूट हुए, और पूरी की पूरी फूड चेन के अंदर ही केमिकल टॉक्सिसिटी बढ़ने लगी। तो ये था ग्रीन रेवोल्यूशन का इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। और इसी के साथ हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों को कवर कर लिया है। तो अब इस पूरी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर वापस से अगर हम लोग अपनी टाइमलाइन पर जाएं, तो इस टाइमलाइन को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डिफरेंट टाइम पीरियड्स में भारत सरकार के सामने कौन कौन से चैलेंजेस रहे होंगे और भारत सरकार की एग्री फिलॉसफी क्या रही होगी। तो आज़ादी के बाद से 1971 तक भारत सरकार के सामने जो सबसे पहला चैलेंज था वो था फिजिकल एक्सेस टू फूड प्रोवाइड करने से रिलेटेड। कहने का मतलब ये कि भारत की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एटलीस्ट इस लेवल तक ले जाया जा सके ताकि हर किसी को खाना मिल सके।
और 1971 में जब भारत ने फूड ग्रेन में सेल्फ सफिशिएंसी को अचीव कर लिया, तो इसके बाद से भारत सरकार के सामने जो नेक्स्ट चैलेंज था वो था इकोनॉमिक एक्सेस टू फूड से रिलेटेड। कहने का मतलब ये कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को अब इस लेवल पर लेके जाना था ताकि सबके लिए ना सिर्फ खाना अवेलेबल है बल्कि सस्ते दामों पर खाना अवेलेबल कराना भी ज़रूरी है। यही वो दौर था जब पीडीएस सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि जो लोग फूड ग्रेन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उनको भी बिल्कुल सस्ते दामों पर सब्सिडाइज रेट पर फूड ग्रेन दिया जा सके। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। लेकिन हम लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन के नेगेटिव इम्पैक्ट की भी बात की थी और इसीलिए 1997 के बाद से भारत सरकार के सामने एक नया चैलेंज ये था कि इकोलॉजिकल एक्सेस टू फूड किस तरह से प्रोवाइड किया जाए। कहने का मतलब ये कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी हाई रहे और इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी कम हो। और इसी दौर में भारत ग्लोबल एक्सेस टू फूड के बारे में भी सोच रहा था ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जा सके और ग्लोबलाइजेशन की वजह से ग्लोबल मार्केट के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई हैं उनको टैप इन किया जा सके। तो ये थी एग्रीकल्चर सेक्टर की एक इंट्रोडक्शन वीडियो जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि आज़ादी के बाद भारत के सामने किस किस तरह के चैलेंजेस थे और इन चैलेंजेस को भारत ने किस तरह से टैकल किया और अल्टीमेटली वर्ल्ड का एक लीडिंग एग्री एक्सपोर्टर देश बनकर उभरा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सताबा।